अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और अपनी लाइफ में खुश भी होंगे। और मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा इसी तरह हंसता मुस्कुराता खुश और आबाद रखे। तो आइए नावल का आगाज़ करते हैं। आज है नावल की तीसरी एपिसोड और नावल का नाम है मैनू इश्क हो गया अखियां नाल और इसको लिखा है अरीज शाह ने। तो आए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और हम अपने नावल का आगाज़ करते हैं। जी, वो इसके बिल्कुल साथ बैठी हुई थी, सर झुकाए, चेहरा ढका हुआ था। सारी बलादर दरी सारी बलादरी और ये रिश्तेदार बार बार आकर वीडियोस और फोटोज वगैरह बना रहे थे, जबकि वो जल्दी जल्दी ये सब कुछ खत्म होने का इंतजार कर रहा था। तकरीबन 3 घंटे तक एक ही पोजीशन में बैठकर उसकी कमर अकड़ गई थी। मेरी कमर तख्ता बन गई है और कितनी देर यहाँ बैठना पड़ेगा, उसने पास बैठे वारिस से पूछा था। पता नहीं यार, अब तक तो बारात के निकलने का टाइम हो जाना चाहिए था। मैं पूछता हूँ रुखसती कितनी देर में होगी। वो उठकर उसके करीब से चला गया था, जबकि वारिस के जाते ही एक अच्छी खासी मोटी सी औरत उसके पास आकर बैठी तो वो खिसक कर थोड़ा सा अर्शम के मजीद पास हुआ था, जबकि उसका दुपट्टा उसके नीचे आ गया था। मेरा दुपट्टा, वो हल्की सी मिनमिनाई थी। क्या हुआ, मुझसे कुछ कहा तुमने? वो रिलैक्स से अंदाज में उससे पूछने लगा। उसका घूंघट में चेहरा उसकी नजरों से छुपा हुआ था, लेकिन उसका सारा ध्यान अपनी तरफ मतवज्जो किए हुए थी। वो नाजुक सी दोशीदा दुपट्टा आपके नीचे, क्या बात है, क्या सरगोशियां चल रही हैं? अरे कुछ बातें रात के लिए भी रखो। माना तुम लोग कजन हो, एक दूसरे को ठीक से जानते पहचानते होगे, लेकिन फिर भी थोड़ा सा सब्र करो। सारी बातें यही कर लोगे तो फिर रात में क्या करोगे? पास बैठी आंटी के लहजे में बड़ी शोखी थी। इनके अंदाज पर उसके साथ बैठा नाजुक सा वजूद तो लरस कर रह गया था। उसने बेसाख्ता उसके हाथ पर मजबूती से अपना हाथ रखा था और उसका छोटा सा नाजुक सा हाथ उसकी मजबूत हथेली तले छुप सा गया था। अब तो सारी जिंदगी एक दूसरे को सुनना है। आंटी जी सुनते रहेंगे, आप फिक्र ना करें। हमारी बातें कभी खत्म नहीं होंगी, रात को भी कर लेंगे। उसने बड़ा पुरसकून सा जवाब दिया था, जबकि आंटी जो शौक से अंदाज में इन लोगों को छेड़ने का इरादा रखती थी या शायद इन्हें तंग करने का इरादा रखती थी, जरा सा मुस्कुराकर इनके करीब से उठ गई थी। अरे आंटी, लगता है आपको ये भी जानना है कि हमने रात में कौन सी बातें करनी है। बैठ जाएं, मैं आपको बताता हूँ कि रात में हम कौन सी बातें करेंगे। समझ सकता हूँ इस उम्र में शायद आप अपनी जवानी के दिन याद करना चाहती हैं। कोई बात नहीं, मैं तफसील से बताता हूँ। और वो फिर से बोला तो आंटी नफी में सर हिलाते हुए नीचे चली गई थी, जब वारिस हंसता हुआ वापस उसके पास आकर बैठा। अंकल कह रहे हैं कि अभी 15 मिनट में रुखसती करेंगे, वारिस ने उसके कान में सरगोशी करते हुए बताया था। चलो ठीक है, 15 मिनट मजीद इंतजार कर लेते हैं, उसने कहते हुए आहिस्ता से उसके हाथ को अपने हाथ से आजाद किया था, क्योंकि उसके हाथ में उसका हाथ काफी लोगों की नजर में आ चुका था। जब उसने फौरन ही अपना हाथ घूंघट के अंदर छुपा लिया, उसकी इस हरकत को यशब ने काफी शिद्दत से महसूस किया था। उसने घूर कर उसे देखा। मैं खा नहीं रहा था तुम्हारे हाथ को, न जाने क्यों, लेकिन इसकी यह हरकत उसे अच्छी नहीं लगी हुई थी। मेरा दुपट्टा, वो फिर से मिनमिनाई, दुपट्टा ना हो क्या घर क्यामत हो गई। वो पीछे को हटता उसका दुपट्टा अपने नीचे से निकालकर उसकी गोद में दे चुका था और अब वो पास बैठे वारिस के साथ बातों में मसरूफ हो चुका था। उसकी बहनें थोड़ी थोड़ी देर के बाद आकर कभी शौकी से बातें करती तो कभी आकर शरारत से उसे छेड़ रही थी। वो मुस्कुराकर बदले में खूब मुकाबला कर रहा था। खासकर फारिया और फरवा के हस्बैंड के शौक जुमलों का जवाब भी वो बड़ी बेताकी से दे रहा था, जबकि उसकी बहन यहाँ से जाने के बाद बिल्कुल उदास होकर बैठ गई थी। उसे अच्छा नहीं लगा था इरम का इस तरह से उदास होकर बैठना। उसकी शादी के लिए वो क्या क्या ना सोचे हुए थी, इसे क्या क्या ना बताए हुए थी, और अब इस तरह खामोश होकर बैठ गई थी। इस तरह उसका उदास होना उसे तकलीफ पहुंचा रहा था। वो अपनी बहनों से किस तरह लाड से प्यार से बात कर रहा था और उसकी बहन को किस तरह से इंसल्ट कर दिया था। उसकी बहन पहले ही उसे बता चुकी थी कि यशब उसे पसंद नहीं करता, बल्कि उसकी बेइज्जती करने के बहाने ढूंढता है, और आज तो ये बात उस पर साबित भी हो गई थी। किस तरह से यशब ने बिना किसी का लिहाज किए उसे बातें सुनाई थी। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, कोई भी मसला हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो अपनी मामी से शेयर करना। वो तुम्हारी सास ही नहीं बल्कि तुम्हारी माँ भी है। जिस तरह अपनी माँ से मोहब्बत करती हो, उसकी इज्जत करती हो, बिल्कुल उसी तरह अपनी सास की भी इज्जत करना। बाबा उसे अपने सीने से लगाए रुखसत कर रहे थे और साथ ही साथ हदायत भी दे रहे थे कि आने वाले वक्त में इसने किस तरह से रहना है।
बाबा के बाद उसकी माँ उसे मिलकर बहुत रोई थी। इरम ने भी खूब आंसू बहाए थे, जबकि शाकिर भी उसे रुखसत करते हुए रंजीदा हो गया था। अपनी फैमिली से दूर जाते हुए वो खुद भी बहुत उदास थी। गाड़ी में बैठते हुए भी आंसू बहा रही थी। गाड़ी वारिस चला रहा था, जबकि साथ में उसके आगे ही यशब बैठा था, जबकि फरियाल और अम्मी उसके साथ पीछे बैठी थी। बस मेरा बच्चा, यूं नहीं रोते, तुम हमेशा के लिए थोड़ी ना इन लोगों से दूर हो रही हो। जब तुम्हारा दिल चाहेगा तुम यहाँ आती रहना, मामी उसे अपने सीने से लगाते हुए कह रही थी, जबकि उसकी सिसकियां गाड़ी में सारे रास्ते ही गूंजती रही थी। फरियाल घर जाते ही चाय पिलाना बहुत सर दर्द कर रहा है, वो आधा रास्ता तय कर चुके थे जब यशब ने सर पीछे सीट पर लगाते हुए फरियाल से कहा था, और यार तुम भी बस कर दो, कितना रोगी, पहले ही सर में इतना दर्द है, ऊपर से तुम्हारी सूसू मजीद इरिटेट कर रही है। ठीक है, मैं समझ सकता हूँ अपने घर वालों से दूर जा रही हो, रोना आता है, लेकिन तुम तकरीबन आधे घंटे से रो रही हो। यार कल सुबह वलीमे के बाद तुमने यहीं पर आना है, तो फिर इस तरह से रोने का फायदा? थोड़े बहुत आंसू होते हैं, ठीक है, लेकिन क्या सारा वक्त रोती ही रहोगी? अब की दफा उसका नाम लिए बगैर उसने उसे ही मुखातिब किया था। यशब, अम्मी ने गिरका था। क्या यशब अम्मी, तंग आ चुका हूँ मैं, इतना रोना धोना, इतना तो फरवा और फारिया आपी भी नहीं रोई थी अपनी रुखसती पर, जिन्होंने गैरों के घर में जाकर गैरों के घरों को बसाना था। ये तो अपने ही घर आ रही है, और घर कोई मीलों के फासले पर भी नहीं है। जब जब दिल चाहेगा आ जाएगी। इसका इतना ज्यादा रोना कम अज कम मेरी समझ से बाहर है, वो अम्मी के नाराज होने पर कहने लगा था। तो चुप करा, तो चुप कर, अगर तुझे समझ नहीं है तो बोलने की जरूरत भी नहीं है। लड़कियों का दिल बड़ा नाजुक होता है, ये तो है ही छोटी सी मासूम सी, अपने घर वालों से दूर हो रही है, दुख होता है। बेशक बेटी अपने ही घर में रुखसत होकर अपने ही घर में आ जाए, लेकिन बाप का नाम तो हट जाता है ना, नाम के साथ से। अब वो अम्मी, अब वो उसका घर नहीं, उसका मायका है, और जब भी वहां जाएगी मेहमान बन कर जाएगी, क्योंकि अब वो उस घर की सिर्फ बेटी है। उसका घर वो घर है जहां पर तू रहता है, जहां उसका शोहर उसे बसाएगा। हाँ, तो इसमें रोने वाली कौन-सी बात है अम्मी? ये तो खुश होने वाली बात है ना। उसे अपना घर मिल रहा है, उसमें नाज़ुक से छोटे से दिल को मज़ीद छोटा करने की क्या ज़रूरत है? अब से ये सारी दुनिया को खुश होकर बता सकती है कि उसका अपना घर है। वो अम्मी से फ़ज़ूल में ही बहस करने लगा था। शायद अपने सर के दर्द से ध्यान हटाना चाहता था। तू बस कर, तेरे साथ मुकाबला नहीं कर सकती मैं। वो उसके सामने हाथ जोड़ते हुए बोली, तो जहाँ वो कहका लगाकर हँसा था, वहीं वारिस की भी हँसी छूट गई थी। अभी मैं नहीं जाऊंगी अपना घर छोड़कर, मुझे नहीं किसी और के घर को अपना घर बनाना। अचानक ही फरियाल की आवाज ने वारिस को इनकी तरफ मतवज्जो किया था। नहीं मेरी जान, बेटियों को तो जाना ही पड़ता है, और दुख है ना आज, देख और देख, है ना आज तेरी भाभी इस घर से निकलकर अपने घर जा रही है, जहाँ कभी तेरी बारात जाएगी। अम्मी मुस्कुराते हुए बोली तो फरियाल के गाल लाल होने लगे थे। अच्छा अम्मी बस कर दे, मेरी छोटी सी भाभी ने रो रो कर अपनी तबीयत खराब कर ली है, और आप इन सब बातों में लग गई हैं। अब छोटी छोटी कर करके इसको बिल्कुल बच्ची ना बना लेना तुम फरियाल, उसने तंग आकर कहा था। अरे क्या भाई, छोटी सी ही तो है, फरियाल फिर से बोली। नहीं, ऐसी भी कोई छोटी नहीं है, इसके घर वालों को इसकी शादी की काफी जल्दी थी। भाई आपका सर ना जरूरत से ज्यादा दर्द कर रहा है, मैं घर चलकर आपको चाय बनाकर देती हूँ, मेरी मासूम सी भाभी को फजूल में तंग ना करें। बड़ी मेहरबानी होगी, वो पुरसकून अंदाज में बोला था, जब वारिस ने गाड़ी घर के रोड की तरफ मोड़ी थी। जब अचानक गाड़ी को धक्का लगा और वो मासूम सी दुल्हन अपने सारे वजन के साथ आगे की तरफ गिरी थी। जब अचानक इसने अपना बाजू आगे करते हुए उसे मजीद आगे जाने से रोक दिया था। अम्मी और फरियाल हड़बड़ाकर उसे पीछे की तरफ करने लगी, जब उसकी हल्की सी चीख निकल गई। घूंघट से छुपा चेहरा अंदर से काफी ज्वेलरी से सजा हुआ था, उसके इयररिंग्स इसकी घड़ी में बुरी तरह से अटक गए थे, जबकि दुपट्टा जो पिन से सर तक के बालों को अच्छी खासी खिंच गया गया था। फरियाल इसकी प्रॉब्लम को समझते हुए उसका दुपट्टा पीछे हटाने लगी थी, जबकि वो बाजू इसी तरह से बिना हिलाए इसके चेहरे को देख रहा था। दुपट्टा क्या चेहरे से हटा था, उसका मासूम सरापा लम्हे में उसके दिल की दुनिया में हलचल मचा गया था। इतने सजने धजने की क्या जरूरत थी, जब संभाला ही नहीं जा सकता ये सब कुछ। तो बंदा अपनी जान देखता है पहले, फिर खुद पर इतना सितम ढाता है। तुमने चुप करके तुम ना चुप करके बैठ जाओ, अब कब से तंग किए जा रहे हो इसे? अब की दफा अम्मी नाराजगी से बोली। अल्लाह अम्मी, मैंने क्या कर दिया है? ठीक ही तो कह रहा हूँ, जब छोटी सी जान में इतनी हिम्मत नहीं है कि इतना बोझ उठा सके, तो खुद पर लादने की जरूरत क्या है? 50 किलो का तो लहंगा पहन रखा है इसने, इतना तो इसका अपना वजन नहीं है।
वो अम्मी को मजीद छेड़ते हुए बोला तो अब की बारी अम्मी ने गुस्से से उसे घूरा था। अच्छा ठीक है, मैं कुछ नहीं कहता, आप संभालें अपनी बहू को। यार गाड़ी जरा हल्के हाथ से चला, मैंने बीवी अपनी सही सलामत घर लेकर जानी है। वो वारिस के कंधे पर हाथ मारते हुए बोला तो वारिस ने मुस्कुराते हुए गाड़ी की स्पीड मजीद स्लो कर दी थी। कितना अच्छा बच्चा है वारिस, सीखो कुछ इससे। मजाल है जो कभी इसकी कोई शिकायत आई हो। अम्मी को बेसाख्ता ही वारिस पर प्यार आया था जब उसने सीने पर हाथ रखते हुए सर को खम दिया था। हाँ यही रह गया है ना जिससे मैं कुछ सीखूं, वो वारिस को घूरते हुए बोला जो लब दबाए मुस्कुरा रहा था। और इसको तो वो बचपन से जानता था, वो कितना नेक और पारसा था, इससे कहाँ कुछ छुपा हुआ था। इसीलिए वारिस ने तो बड़ी खुशी से उनकी तारीफ को कबूल किया था, लेकिन ये तारीफ पास बैठे यशब से हजम ना हुई थी। हाँ हाँ भाई, पता चल गया तू बहुत नेक और बहुत पारसा बंदा है। मैं कल से तुझसे ट्यूशन लेने आऊंगा अच्छे बनने की। अब घर पहुंचा दे मुझे, उसे घूर कर बोला था, जबकि वो लब दबाए अब तक मुस्कुरा रहा था। उसके कहने पर गाड़ी की स्पीड थोड़ी सी तेज करते हुए उसने घर जल्दी पहुंचने की कोशिश की थी। और अब बस घर तक पहुंचते हुए से काफी सारे मेहमानों की गाड़ियां भी नजर आ गई थी। बहुत सारे लोग इनसे पहले घर तक पहुंच चुके थे। इसकी बहनें तो पहले आई थी क्योंकि उन्होंने दुल्हन के वेलकम की तैयारी भी करनी थी। और वो लोग सारी तैयारियां कर भी चुकी थी। लेकिन वहां पर इरम और दुराब को मौजूद देखकर इसका मूड बुरी तरह से खराब हुआ था। देखा, मैंने कहा था तुमसे, तुम्हारे आने से पहले पहले मैं पहुंच जाऊंगी। इरम इसके गले लगते हुए उसे थाम कर अंदर ले जाने लगी थी। अच्छा वो आप आ गई, मुझे घबराहट हो रही थी। वो परेशानी से अपनी कैफियत उनको बयान करने लगी थी। लेकिन इससे पहले कि इरम उसे आगे की तरफ लेकर जाती, वो उसका हाथ सख्ती से अपने हाथ में दबोच चुका था। रुको, अभी यहीं दरवाजे पर रस्में होंगी, वो उसे घूर कर बोला था। उसे वॉशरूम जाना है यशब, इरम ने बेहद कम आवाज में लेकिन जताते हुए कहा था। कोई बात नहीं, इतनी देर कंट्रोल किया है, थोड़ी देर और कर लेगी। और घबराने की जरूरत नहीं है, ये तुम्हारा ही घर है। वो इसके कंधे पर हाथ रखता है, उसे अपने करीब करते हुए इरम के हाथ से उसका हाथ छुड़वा चुका था। सॉरी, बहुत बहुत माजरत है, मैं अपने फ़ोन को साइलेंट पे लगाना भूल गई, जो बीच में थोड़ी नोटिफिकेशन की जो आपको आवाज़ आई ना, इसके लिए माजरत है। जी, यहाँ तक कि इरम से थोड़ा फासला भी बना गया था कि वो इसके काम में मजीद सरगोशियां ना कर सके। घर के दरवाजे पर होने वाली हल्की फुल्की रस्मों में दुल्हन के वेलकम के साथ साथ तीनों नंदों की गोद में चावल डालने की रस्म शामिल थी। ये रस्म घर की बेटियों को ये बात समझाने के लिए अदा की जाती है कि इनका रिश्ता उनके घर से कितना मजबूत है। ये रस्म दुराब और जरियाब की शादी में नहीं की गई थी क्योंकि जरियाब की शादी बहुत जल्दबाजी में हुई थी, जबकि दुराब की शादी में दुराब से कहीं ज्यादा इरम की कजन और रिश्तेदार बरादरी की अहमियत थी। इरम ने तो शुरू में ही अपनी नंदों को घास ना डाला था, लेकिन यशब ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला था। ऐसा कुछ भी नहीं होने देने वाला था। फरियाल, तो मेरे लिए चाय बनाओ, परवा आप ही इसे वॉशरूम ले जाओ। इरम आगे बढ़ते हुए उसे थामना ही चाहती थी जब उसने उससे बाजू से पकड़कर फरवा के हवाले किया था। उसकी हरकत पर इरम सिर्फ उसे घूर कर रह गई, कुछ बोल नहीं पाई थी, जबकि फरवा इसे थामते हुए आहिस्ता आहिस्ता अपने कमरे की तरफ ले जाने लगी थी। थोड़ी देर के बाद वो बाहर आई तो मजीद रस्मों का सिलसिला शुरू हो गया था, जहां पर एक मजबूत कपड़े से इनके दोनों के हाथ को बांधा गया था। और अब इन्होंने एक हाथ से दूसरे के हाथ पर बांधा गाढ़ा धागा खोलना था। ये गाढ़ा दूल्हे के दोस्त और दुल्हन की बहन कजन या सहेली बांध देती है, और ये इतनी मजबूती से बांधा जाता है कि आसानी से न खोल पाए। जो उसको खोल लेता है वो दूसरे के दिल पर ताउम्र हुकूमत करता है। और बेगम का जोरू का गुलाम नहीं बनना, धागा खोल। आरिफ भाई फारिया का शोर उसे हिम्मत देते हुए बोला। हाँ, आप तो गुलाम बन गए थे, जोड़े को गुलाम आप तो गुलाम बन गए थे, जोरू के गुलाम आप भी नहीं खोल पाए थे, याद है ना? याद है ना आपको? वो कुछ याद करवाते हुए बोला। तो मेरी जान, हम तो हैं जोरू के गुलाम, उसने फारिया की तरफ देखते हुए आंख दबाई थी, जो शर्मिंदा सी होगी। अच्छा, तो खुद जोरू के गुलाम बन गए, मुझे ना बनने दीजिएगा आप। वो इससे कहते हुए गड़ा धागा खोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन न जाने इसकी सहेलियों ने या फिर लाडली बहन इरम ने किस तरह से गिरहा लगाई थी कि वो खुलने में आ ही नहीं रही थी। और एक हाथ से गिरा खोलना और मुश्किल था, जबकि उसका अपना हाथ पर उसके हाथ के लम्ब से गुदगुदी सी महसूस हो रही थी। अपना काम करो, मुझे गुदगुदी क्यों कर रही हो? इस तरह से मैं हार मानने वाला नहीं हूँ, वो बोला तो अचानक उसके हाथ पर ब्रेक लग गई थी, जबकि इसके अंदर
اس کے انداز پر وہاں موجود سب لوگ ہی دبی دبی ہنسنے لگے تھے۔ خبردار، جو تم نے میری بھابھی کو ذرا سا بھی تنگ کیا، اب تو میری بھابھی کھول کر دکھائے گی تمہیں گرہا۔ چلو ارشم، اب عورتوں کی عزت کا سوال ہے، کھول کر دکھاؤ اسے گرہا۔ جو مرد لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم عورتیں کمزور ہیں، ہو کر بولی آنکھیں ہو کر بولی تھی۔ ہم ایسا کچھ نہیں سمجھتے میڈم، گرہا تو ہم نے کھول لی تھی، لیکن پھر بھی آپ کی حکومت چلتی ہے۔ پاس کھڑا تنویر پروا کا شوہر بولا، ہاں ہاں، زیادہ یہاں اپنی مظلومیت کا رونے کی ضرورت نہیں ہے، جلدی کرو نا ارشم، پھر ہم نے کٹورا پھیری کی رسم بھی کرنی ہے۔ فریال اسے چائے دیتے ہوئے رسم انجوائے کر رہی تھی، ساتھ ہی ساتھ فروا کی باتیں سن رہی تھی، جب اچانک نگاہ وارث کے چہرے کی طرف گئی تھی۔ نہ جانے اسے کیوں لگا کہ اس کی نگاہیں اسی کے چہرے پر بندھی ہوئی تھی، اور اس کی طرف دیکھتے ہی اس نے نظریں ہٹا لی۔ نہیں، اب مزید کوئی رسم نہیں ہوگی، کٹورا پھیری کی رسم ہم صبح کر لیں گے۔ دلہن تھک چکی ہے اور یشب کی بھی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، انہیں اب آرام کرنا ہے، امی نے کہا تھا۔ نہیں مامی، ایسی بھی کوئی نہیں، تھکی ہیں، کٹورا پھیری کی رسم ابھی کر لیجئے، پھر کل ولیمے کے بعد تو مکلاوے کی رسم ہوگی۔ مکلاوا کل کی بجائے پرسوں کر لیں گے، باقی جو رسمیں تم لوگوں نے کرنی ہے صبح کر لینا، میری کمر اکڑ چکی ہے، کل ولیمے پہ بھی مجھے اسٹیچو بن کر بٹھانا ہے تم لوگوں نے۔ اب کی دفعہ وہ اپنی بہنوں کی طرف دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ ہاں، اس نے صرف اپنی بہنوں کی خواہشیں پوری کرنی تھی۔ نہیں، مکلاوا کی رسم ولیمے کے بعد ہوتی ہے، اور کل ہی ہوگی، ارم بولی تھی۔ آپ اپنی لکھی ہوئی کتاب مجھے بھجوا دیجیے گا، میں آپ کی ساری رسمیں پڑھ کر سیکھ لوں گا۔ فی الحال رسمیں میری شادی کی ہیں تو میرے مطابق ہوں گی، اب کے بیٹے کے ٹائم پر ہم آپ کے مطابق رسمیں کریں گے۔ اور ارم کو جواب دیتے اٹھتے ہوئے وارث کو اشارہ کرتا ہوا سائڈ پر نکل آیا تھا، جبکہ ارشم نے دھاگا کھول لیا تھا۔ یہ بات سوائے یشب کے اور کوئی بھی نوٹ نہیں کر پایا تھا۔ یشب نے اس بات کو سرے سے کوئی اہمیت ہی نہیں دی تھی۔ اس نے دھاگا اٹھا کر سب کو دکھانے کی کوشش کی تھی، لیکن سب لوگ ابھی تک مکلاوے والی بات پر ہی مصروف تھے۔ آؤ ارشم، بچے، ہم تمہیں تمہارے کمرے میں چھوڑ آتے ہیں۔ فاریہ اس کے پاس بیٹھتے ہوئے اس کے لہنگے کو چٹکیوں میں اٹھانے لگی تھی، جب ارم اچانک ہی آگے ہو گئی۔ کوئی ضرورت نہیں ہے، میں خود اسے اس کے شوہر کے کمرے میں چھوڑاؤں گا۔ اس کا انداز کافی توہین آمیز تھا، لیکن اس وقت یشب یہاں موجود نہیں تھا جو اس کے منہ کو اپنا انداز میں بند کرتا۔ فریال نے غصے سے ضراب کو دیکھا تو جو ضریاب کے ساتھ بیٹھا پتہ نہیں کون سی باتیں کر رہا تھا۔ اب اس میں برا منانے والی کون سی بات ہے؟ اب اس میں برا ماننے والی کوئی بات نہیں ہے فریال، 2-3 دن سے یشب بات پر اس کی بے عزتی کر رہا ہے۔ اگر تم لوگ یشب کی بہنیں ہو، تمہیں کچھ اچھا یا برا لگ سکتا ہے، تو وہ بھی تو ارشم کی بہن ہے، اس کا بھی تو کوئی حق بنتا ہے۔ یشب بھائی نے کب ان کی بے عزتی کی ہے بھائی؟ آپ پتہ نہیں بات کو کدھر سے کدھر لے کر جا رہے ہیں۔ یشب بھائی نے ایسا کچھ بھی نہیں کہا جو ارم بھابھی دل پر لے کر بیٹھ جائے۔ فاریہ کو غصہ آ گیا تھا۔ ابھی اس لڑکی کو اس کے گھر میں داخل ہوئے 3 گھنٹے نہیں ہوئے تھے کہ وہ پھر سے ان کے بھائی کو ان کے خلاف کر رہی تھی۔ مجھے نہیں پتا اس نے کیا کہا ہے اور کیا نہیں، اتنا پتا ہے کہ اس نے میری بیوی کو بے عزت کیا ہے۔ ساری رات ارم روتی رہی ہے۔ یشب کے انداز پر، اس کی باتوں پر قسم لے لو، اگر ارم کی سکی بہن کی شادی نہ ہوتی تو میں کبھی اس شادی میں شرکت نہ کرتا۔ وہ غصے سے کہتا وہاں سے اٹھ کر باہر نکل چکا تھا، جبکہ وہ تو اپنے بھائی کے انداز پر بس ایک دوسرے کو دیکھ کر رہ گئی تھی۔ آپی پلیز مت روئیں، اس طرح وہ بے چینی سے اس کے ہاتھ تھامے ہوئے بول رہی تھی۔ کیسے نہ روں، میرے ساتھ اس گھر میں ہمیشہ سے یہی سب کچھ ہوتا رہا ہے، اسی طرح سے مجھے بے عزت کیا جاتا تھا، سب مل کر ایک ہو جاتے تھے اور مجھے اکیلے چھوڑ دیتے تھے، بات پر مجھے ذلیل کرتے تھے۔ یہ جو آج تمہارے سامنے ہوا ہے، یہ آج سے نہیں ہو رہا، 8 سال سے میں یہ سب کچھ برداشت کر رہی ہوں، یہ تو کچھ بھی نہیں۔ اب تم دیکھنا یشب کیسے اپنی ماں بہنوں کی باتوں میں آ کر تم سے کہے گا میری بہن جو کہیں وہ بات ماننا، میری ماں کا احترام کرنا، اس گھر میں میری ماں اور بہنوں کا حکم چلے گا، تم ایک ملازمت سے زیادہ اور کچھ نہیں ہوگی، تم دیکھ لینا، تم پر بھی پہلے دن سے پابندیاں لگائے گا وہ روتے ہوئے بول رہی تھی، جبکہ ارشم کو اپنی بہن کی سی یہ حالت دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ جب اچانک دروازہ کھلا، آپ غالباً صرف میری دلہن کو کمرے تک چھوڑنے آئی تھی، یہاں رونا دھونا کرنے نہیں۔ یشب کی آواز پر وہ اچھل کر اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ ہاں، میں بس اسے کچھ ضروری باتیں سمجھا رہی تھی، وہ خود کو کنٹرول کرتے ہوئے بولی تھی۔ مجھے تو لگتا ہے آپ اسے رونا سکھا رہی تھی۔ خیر، اب آپ جا سکتی ہیں، اس نے کمرے کے دروازے کی طرف اشارہ کیا تھا۔ یشب ہمارے کمرے میں مہمان ہے، وہ جاتے جاتے اس سے کہنے لگی تھی۔
आपका कमरा? कौन सा आपका कमरा? शायद आप जानती नहीं हैं कि सारी जायदाद में बंटवारा हो चुका है। अब इस घर में आपका कुछ भी नहीं है और ना ही आपके शौहर का कुछ है। आप मेहमान हैं, फरियाल से पूछ लीजिएगा कि मेहमानों को कहाँ रहना है। अब जाइए, मेरे ख्याल में रात बहुत हो गई है और आपको इतनी रात तक हमें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। वो एक दफ़ा फिर से उसे बाहर का रास्ता दिखा चुका था, जबकि अब की दफ़ा इरम गुस्से से पैर पटकती बाहर निकल गई थी। दरवाजे के बंद होने की आवाज पर अरशम ने घबरा कर अपने दुपट्टे को मुट्ठियों में जकड़ा था, जबकि वो एक नज़र उसे देखता आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए उसके पास, बिल्कुल पास बेड पर आकर बैठा था। ख्वाहिश ख्वाहिश तरह से, पता नहीं ये क्या लफ्ज लिखा हुआ है। इसका घूंघट पीछे को हटाता उसके चेहरे को फुर्सत से देने लगा था, जबकि अरशम इंतजार कर रही थी कि कब वो इससे कहेगा कि इस घर में उसकी माँ का हुक्म चलेगा। इसकी बहनें जो कहेंगी वो होगा। तुम इस घर में बहू बनकर तो आ गई हो, लेकिन तुम्हारी अहमियत मुलाजमा से भरकर ना होगी। समझ नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करूं। वो इसके चेहरे पर टिकटिकी बांधे देखते हुए हल्का सा बोला था। मैंने बहुत हसीन लड़कियां देखी हैं, लेकिन इतना हसीन रूप कभी मेरी निगाहों के सामने से नहीं गुजरा। और अब ये हुस्न मेरी मलकियत है, जानकर अजीब सा एहसास हो रहा है। सच कहूँ तो ये एहसास भी नाकाबिले बयान है। वो इसके मजीद करीब होते हुए सरगोशी नुमा आवाज में कहता बेड पर उसकी बिल्कुल साथ अपना हाथ रख चुका था। अगर इजाजत हो तो तुम्हारे इन नाजुक गुदात लबों को चूम लूं। शिद्दत से दिल में ख्वाहिश आग रही है तुम्हारे लबों की मिठास को महसूस करने की। वो इसका घबराया हुआ चेहरा देखते हुए बोला तो लम्हे में जिस्म का सारा खून उसके चेहरे पर सिमटा आया था। वो निगाहें झुक गईं, निगाहें झुकाए बैठी उसकी बेबाक गुफ्तगू सुन रही थी। वैसे मैं इजाज़त क्यों माँग रहा हूँ? तुम तो मेरी ही हो। मैं जहाँ मर्ज़ी से चाहूँ छू सकता हूँ। लेकिन तुम्हारी नाज़ुक जान को देखते हुए डर भी लगता है, कहीं बेहोश ना हो जाओ। अगर बेहोश हो गई तो इस वक़्त रात को सबको क्या जवाब दूँगा? या ऐसा भी कौन-सा ज़ुल्म ढाया दिया तुम पर कि तुम होशो-हवास से बेगाना हो गई? लेकिन मेरे ख़्याल में रिस्क ले लेना चाहिए। अब अपनी ख्वाहिशों को दिल में दबा कर रखना भी ठीक नहीं होता। दिल दिल भी नाजुक चीज है, बुरा मान जाता है वो इसके चेहरे के करीब आता यूं ही बेबाकी से बोलते हुए अपने सांसों की महक उसके चेहरे पर छोड़कर उसे लरजने पर मजबूर कर रहा था। उसके झुके हुए चेहरे को देखते हुए उसने आहिस्ता से उसकी थोड़ी के नीचे अपनी उंगली रखते हुए उसके चेहरे को ऊंचा किया था। उसके फड़फड़ाते हुए होंठ उसकी निगाहों के सामने थे, जबकि ख्वाहिशों ने दिल में हलचल मचा कर रख दी थी। वो इससे ज्यादा खुद पर कंट्रोल नहीं कर सकता था। उसके हाथ पर अपना हाथ रखता उसका नाजुक हाथ गोद से हटाते हुए बेड पर रख चुका था। उसकी गिरफ्त इतनी सख्त थी कि वो आसानी से अपना हाथ निकाल नहीं सकती थी, जबकि दूसरे हाथ को उसकी ठोड़ी के नीचे रखे हुए वो अरशम के चेहरे को ऊंचे करते हुए उसके एक एक नक्श को हिफ्ज कर रहा था। वो आंखें बंद किए कांप रही थी और इसकी लर्जिश को महसूस करते हुए वो अचानक उसके लबों पर झुक गया था। अंदाज में बला की नरमी थी। वो आहिस्ता आहिस्ता उसके लबों को चूमते हुए उसको सैराब कर रहा था। वो काफी देर इन लबों की नरमी को महसूस करता रहा। उसके निचले लब को अपने दांतों में दबाए वो इसे अपने थोड़ा सा करीब कर गया था, जबकि उसकी कपकपाहट में इजाफा होते पाकर उसकी कमर में हाथ डालता उसे अपने करीब खींच चुका था। अम्मी ने कहा था तुम्हारे लिए शादी की रात एक गिफ्ट लेकर आना है, और सच कहूँ तो मैं कुछ भी लेकर नहीं आया। अपनी शादी पर ऐसे काम कर रहा था जैसे किसी की शादी पर कर रहा हूँ, इसीलिए बहुत कोशिश के बावजूद भी तुम्हारे लिए तोहफा लाने का वक्त नहीं मिला। वो इसके लबों को बख्शते हुए यूं ही इस पर झुके इसकी नाजुक कमर को अपनी गिरफ्त में लिए बता रहा था, कोई बात नहीं, नाराज मत हो यार, 2 दिन में मेरे साथ चलना, अपनी मर्जी से कोई भी तोहफा ले लेना। खैर छोड़ो, तुम्हारी मर्जी तो वही होगी जो मेरी मर्जी होगी, तो मैं तुम्हें खुद अपनी मर्जी से गिफ्ट दिलवा दूंगा। उसकी छोटी सी नाक पर अपने लब रखते हुए वो अपनी ही धुन में बोल रहा था, जब उसने आहिस्ता से उसकी नाक पर से नथ उतारी थी, क्योंकि उसकी ये नथ किस करते हुए उसको काफी डिस्टर्ब कर रही थी और इस तरह की डिस्टर्बेंस यशब को गवारा ना थी। वो अपने और इसके लबों का फासला खत्म कर देना चाहता था। ये फेक है? वो इसकी बड़ी सी सोने की नथ को पीछे हटाते हुए पूछने लगा था, जबकि उसने जवाब में कुछ नहीं कहा, जबकि वो कंफ्यूज नजरों से उसे देख रही थी। क्या मतलब था उसकी बात का? वो समझ ही नहीं पाई थी, जबकि यशब ने उसके नाक पर उंगली फेरते हुए चेक किया था, उसके नाक में कोई सुराख नहीं था। ये क्या, तुम्हारी नाक तो सिली हुई नहीं है, तो ये कैसे पहन रखा था तुमने? वो कान के पीछे से उसकी नथ उतारते हुए मुआयना करने लगा तो एहसास हुआ कि उसकी नथ के साथ हुक बना हुआ है, जिससे वो इसकी नाक के साथ अटैच थी। उसके होते हुए शायद नाक सिलाई करवाने की जरूरत नहीं होती थी। ये सच में नकली है।
وہ اچھا خاصا بدمزہ ہوتا ہے۔ اس کی نت کو پیچھے سائڈ ٹیبل پر پھینک گیا تھا۔ مجھے لگا تھا تمہاری ناک سلی ہوئی ہے، بہت خوبصورت لگ رہی تھی یہ نت، اگر سلی ہوئی ہوتی تو۔ خیر چلو کوئی بات نہیں، اس کا بھی کوئی حل میں صبح نکال لوں گا۔ وہ بڑی بے باکی سے اس کی کمر کو اپنی گرفت میں جکڑتے اسے اپنے قریب کرتے ہوئے بولا۔ اس کا دل اس کی دھڑکنوں کے ساتھ دھڑکا تھا۔ تمہارے ہونٹ بہت خوبصورت ہیں، یہ ناک بھی چھوٹی سی کافی پیاری ہے، اور اس میں نت اور بھی پیاری لگے گی۔ وہ انگوٹھے سے اس کے لبوں کو سہلاتے ہوئے اس کی ناک کو آہستہ سے دبا گیا تھا، لیکن یہ آنکھیں، وہ محصور سا اس کے ایک ایک نقش کو چوم رہا تھا۔ سانس لو، وہ اچانک سے بولا تو اس نے گھبرا کر آنکھیں کھولتے ہوئے اسے دیکھا تھا۔ سانس لو لڑکی، مرنا ہے کیا آج کی رات؟ میں روکوں گا تمہاری سانسیں؟ خود ہی اس طرح سے سانسیں روک کر خود پر پہلے ستم ڈھانے کا کوئی مطلب نہیں۔ میں تمہاری سانسوں کو بہت اچھے طریقے سے بند کروں گا، اس لیے بہتر ہے کہ فی الحال کھل کر سانسیں لو۔ میری باہوں میں آنے کے بعد بڑی مشکل ہو جائے گی تمہارے لیے۔ وہ بے باکی سے اس کے لبوں کو اپنی انگلیوں سے چھو رہا تھا، جبکہ اس کی چھیڑخانی اسے بری طرح سے ڈرا رہی تھی، اور آہستہ آہستہ اس کی چھیڑخانی بڑھتی جا رہی تھی۔ میں چینج کر لوں؟ اس نے گھبراتے ہوئے پوچھا تھا۔ نہیں ابھی نہیں، مجھے اپنی دلہن کو ٹھیک سے دیکھنے دو۔ اچھا لگ رہا ہے اس کمرے میں دلہن کا وجود۔ یہ الگ بات ہے کہ ابھی 2-3 سال تک میرا شادی کرنے کا بالکل کوئی موڈ نہیں تھا، لیکن تمہاری وجہ سے موڈ بنا لیا۔ میری وجہ سے؟ نہیں، فریال آپی کی وجہ سے، وہ اچانک سے بولی تھی۔ اوہ یہ معصومیت! وہ گھائل ہو گیا تھا۔ یہاں کسی تیسرے وجود کا کیا ذکر؟ تمہیں نہیں لگتا یہاں صرف تمہارا اور میرا ذکر ہونا چاہیے؟ وہ اس کے دوپٹے کی ساری پنس کھولتے ہوئے اس سے سوال کرنے لگا۔ نہیں، وہ میں ارشم، میں پہلی رات ٹپیکل مردوں کی طرح وہ ساری فضول باتیں نہیں کرنا چاہتا، اپنی اس رات کو حسین اور یادگار بنانا چاہتا ہوں۔ مجھے نہیں پتا تمہارے گھر والوں نے تمہیں آج کی رات کے بارے میں یا پھر میرے بارے میں کیا کیا بتایا ہے، اور وہ ان لوگوں نے تمہیں کس طرح سے سمجھا کر یہاں بھیجا ہے، لیکن میری سوچ تھوڑی الگ ہے۔ مجھے ایسی عورت چاہیے، ایسی نہیں چاہیے، میری بیوی یہ کرے وہ نہ کرے۔ میرے نزدیک یہ ساری باتیں بالکل کوئی اہمیت نہیں رکھتی ہیں۔ تم خود اتنی سمجھ تو رکھتی ہی ہوگی کہ تمہارا شوہر کیا چاہتا ہے اور کیا نہیں۔ مجھے فضول میں ان ساری بے مقصد باتوں میں اپنا وقت برباد نہیں کرنا۔ یہ رات بہت حسین ہے، اور میں اسے مزید حسین بنانا چاہتا ہوں۔ وہ اپنے لب اس کے گالوں پر رکھتے ہوئے اس کے رخسار پر اپنی گھنی مونچھیں رگڑ کر اس کے مزید قریب ہو رہا تھا۔ ارشم، مجھے یقین ہے صرف یہ رات ہی نہیں بلکہ تم میری زندگی بھی حسین بنا دو گی۔ مجھے اپنی زندگی میں یہ ڈر نہیں ہے کہ کوئی تمہیں یہ کہہ دے گا یا کوئی تمہیں وہ کہہ دے گا۔ مجھے اپنی بیوی کو اپنے مطابق ڈھالنا آتا ہے۔ میں جانتا ہوں تمہارا ذہن شیشے کی طرح صاف ہے۔ عمر کے جس حصے میں اس وقت تم ہو، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو دل پر لے لینا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر زیادہ ریئیکٹ کرنا، یہ سب عام باتیں ہیں۔ اس وقت تمہارے جذبات، تمہارے خیالات سب سمجھ میں آ رہے ہیں مجھے، اور میں جانتا ہوں کہ میں تمہیں سمجھتا ہوں، اور میں جانتا ہوں کہ میں تمہیں سمجھتا ہوں، اور تمہیں مجھے سمجھنے میں وقت لگے گا۔ اس کے دوپٹے کو اس کے وجود سے الگ کرتے ہوئے اس نے ایک سائڈ پہ رکھا تو اس کی دھڑکنیں تیز ہونے لگی تھیں، اور اس کی دھڑکنوں میں مزید اشتعال برپا کرتے ہوئے وہ اس کے ایئرنگ اور ہار نکال چکا تھا۔ صبح یہاں سے اٹھا کر سنبھال لینا، وہیں جہاں اس نے نت پھینکی تھی۔ باقی بھی چیزیں پھینکتے ہوئے اسے کہنے لگا تھا، تمہاری آنکھیں ساری رات یوں ہی آنکھیں بند کر کے گزار دو گی تو میرے لیے مسئلہ بن جائے گا یار۔ میں تو تمہاری آنکھوں کے اصل رنگ سے واقفیت حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ وہ بیڈ پر لیٹتے ہوئے ایک لمحے میں اسے کھینچ کر اپنے اوپر کر چکا تھا۔ اس طرح سے کانپ کیوں رہی ہو؟ کھا تھوڑی نہ جاؤں گا تمہیں۔ اس کے بالوں میں بل کھولتے ہوئے وہ اسے خود کے ساتھ کمفرٹیبل کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ کیا کمفرٹیبل ہوتی؟ وہ تو اس کی کسی بات کا جواب ہی نہیں دے رہی تھی، اور اگر وہ کوئی جواب ہی نہیں دے رہی تھی تو کیسے اس سے باتیں کر سکتا تھا؟ وہ خود ہی بات نہیں کرنا چاہتی تھی شاید، لیکن اس کا انداز بتا رہا تھا کہ اس وقت وہ صرف اس کی باہوں سے نکلنا چاہتی ہے، لیکن وہ اس حسین رات کو برباد نہیں کر سکتا تھا۔ اس لیے ایک جھٹکے سے اسے بیڈ پر گراتے ہوئے وہ اس پر سایہ فگن ہوا تھا۔ ارشم، نہ جانے مجھے کیوں لگ رہا ہے تمہارے گھر والوں نے تم پر ظلم کیا ہے۔ تمہاری ناز کی دیکھ کر تم پر ترس آ رہا ہے، لیکن میں کیا کروں؟ اپنے نزدیک اتنا حسین وجود دیکھ کر میں خود پر کنٹرول بھی نہیں کر پا رہا۔ وہ اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے بول رہا تھا، آج رات تمہاری خیر نہیں معصوم لڑکی، تم نے یہ شادی کر کے خود پر ظلم کیا ہے، کیونکہ مجھے تو ترس کھانا بھی نہیں آتا ٹھیک سے۔ وہ اس کی گردن پر جھکا اپنی مونچھوں کی چبھن سے اسے بحال کرنے لگا تھا۔ اس کی انابی لبوں کا لمس بڑا ظالمانہ تھا۔ اس کی شدتوں سے اسے خوف محسوس ہونے لگا تھا۔ اس کی گردن پر اس کی جسارتیں بڑھتی جا رہی تھی، اس کا ہاتھ اس کی کمر پر مضبوط ہوتا جا رہا تھا۔ اب وہ اپنی گستاخیاں بھی بڑھا رہا تھا۔
जबकि वो घबराते हुए अपनी आंखें मजीद बंद कर गई थी जब उसने अचानक उसके दोनों हाथों को थामते हुए तकिए से लगाया था और फिर इसकी नाज की परवाह किए बगैर उसके लबों पर इस कदर शिद्दत से झुका था कि अरशम को एकदम से अपनी सांसें रुकती हुई महसूस हुई थी। उसने अपने हाथों को छुड़वाते हुए उसके कॉलर को थामना चाहा था, लेकिन उसके हाथों पर उसकी गिरफ्त काफी सख्त थी। वो अपने हाथ छुड़वा नहीं पाई थी, लेकिन उसकी हालत जरूर खराब होने लगी थी। अपनी तशनगी को मिटाते हुए उसने उसका सुर्ख चेहरा देखते हुए उसके एक हाथ को छोड़कर उसके बालों की साइड पर रखा था। यार तुम तो बहुत ज्यादा नाजुक हो। उसके लबों को दो उंगलियों में भरते हुए उसने इस तरह से एक दफा फिर से उसके लबों को अपनी कैद में लिया था। तुमने मुझे कल निकाह की मुबारकबाद नहीं दी थी। वो अब भी इससे बातें करने की कोशिश कर रहा था। जी। वो लबों पर जबान फेरती घबराई हुई बस इतना ही बोल पाई थी। मुबारकबाद नहीं दी थी, तुमने निकाह की। बहरी हो क्या? एक दफा बात समझ में नहीं आती। वो इसके कंधे पर हाथ रखते हुए आहिस्ता आहिस्ता अंगूठे से उसके कंधे को सहला रहा था, जबकि वो कोई जवाब नहीं दे रही थी। इसकी सांस आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी। अजीब मासूमाना सा मंजर था। वो नजरें हटा ही नहीं पा रहा था उससे। तुम्हारा सच में कोई मूड नहीं है मुझसे बातें करने का? फिर फ्यूचर में मुझसे शिकवा ना करना। वो साफ अल्फाज में से वार्न करते हुए एक दफा फिर से इसके लबों पर झुकता उसके लहंगे की शर्ट को कंधे से नीचे सिरका चुका था। शर्ट को कंधे से नीचे सिरकता महसूस करके वो अचानक उसके सीने में चेहरा छुपा गई थी, जबकि उसके इस तरह से उसके सीने में मुंह छुपाने पर यशब के अंदर मलकियत का एहसास अंगड़ाई लेने लगा था। वो मजीद देर ना करते हुए उसे अपनी बाहों में कैद करने लगा। एक हाथ उसके सर के पीछे रखते हुए दूसरा हाथ वो उसकी कमर के गिर्द लपेटता एक झटके में उसके लबों को कैद करता इस पर अपनी शिद्दत निछावर करने लगा था। उसके नाज़की में खोते उसके गुदाज नाजुक लबों को अपने लबों में कैद करते उसे सांस तक लेने की इजाज़त नहीं दे रहा था। उसका पूरा वजूद कँपकँपा रहा था, जबकि वो अपनी शिद्दतें उसके नाजुक से वजूद पर निछावर करता उसके सरापे की दिलकशी में खोने लगा था। अपनी कमर पर उसके हाथों की बेबाकी महसूस करते हुए एक सनसनाहट से उसके पूरे जिस्म में दौड़ गई थी, जबकि उसका हाथ अपनी कमर पर डोरियों में उलझते पाकर तो जैसे सांसें सीने में ही अटकने लगी थी। लाइट वो अपने कुर्ते के बटन खोल रहा था जब वो हल्का सा मिनमिनाई थी। वो एक नज़र उसे देखता दिलकशी से मुस्कुराते हुए लाइट ऑफ कर गया था। मैंने सुना है नाजुक और छोटे दिल के मासूम परिंदे मुसीबत आने पर आंखें बंद कर लेते हैं। जब इनका शिकार होने वाला होता है वो आंखें बंद कर लेते हैं और सोचते हैं कोई शिकारी को नजर नहीं आते, लेकिन ऐसा नहीं होता। आंखें बंद करने से सिर्फ मंजर उनकी आंखों के सामने से हटता है, शिकारी की आंखों के सामने से नहीं। शिकारी शिकार कर लेता है। वो इसके आस पास वो उसके पास आते इसके कान में सिर्फ सरगोशी नुमा आवाज में बोल रहा था, तो तुम्हारा अभी यही हाल है। मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ और तुम लाइट ऑफ कर रही हो और आंखें भी तुमने अंधेरे में भी बंद कर रखी हैं। इसका मतलब तो यही हुआ ना? लेकिन फिर भी शिकारी ना तो पीछे हटेगा और ना ही आंखें बंद करने से गायब होगा। अपनी कनपटी पर उसके लबों का लम्स महसूस करते हुए वो एक दफा लर्जी थी, जबकि वो अगले ही लम्हे उसे खींचकर अपनी बाहों में कैद करता उसकी सारी लर्जराहट को खुद में जज्ब कर गया था। यशब गहरी नींद में उतर चुका था, जबकि वो जाग रही थी। उसे नींद आ ही नहीं रही थी। यशब ने उसे पूरी तरह से अपनी बाहों में कैद कर रखा था। वो चाहकर भी रिहाई हासिल नहीं कर सकती थी। उसने हल्की सी 2 घंटे पहले मुज़ाहमत करना चाहिए थी, जब यशब की आंख खुल गई और उसकी आंखों में एक दफ़ा फिर से खुमार सा उतर आया था। उसके लबों को चूमते हुए वो एक दफ़ा फिर से इस पर हावी होता इसके होश ठिकाने लगा चुका था। उसके बाद वो जब सोया तो इसने सांस तक लेना बंद कर दिया था, कहीं वो फिर से न जाग जाए। इसे यशब का छूना बुरा नहीं लगा था, वो इसका हक था, लेकिन इसका अंदाज काफी शिद्दत पसंद था। वो हक लेने के मामले में काफी शिद्दत से काम लेता था। यशब ने रात उसकी खूबसूरती की कितनी तारीफ की थी। इसके कानों में मीठी मीठी सरगोशियां करता वैसे न जाने क्या क्या बताता रहा था। उसकी बेबाक बातों को याद करते हुए उसका चेहरा लाल भभुका होने लगा था। एरम आपी ने कहा था वो इसे कहेगा कि वो इसकी माँ का ख्याल रखे, इसकी बहनों का हर हुक्म माने। वो इस घर में मुलाजमा है या वो इसे ताने मारेगा कि इसका बाप खुद इसका रिश्ता देकर गया है, वगैरह वगैरह। लेकिन इसने तो ऐसी कोई बात की ही नहीं थी। इसने किसी तीसरे का जिक्र किया ही नहीं था। वो तो इससे बहुत प्यार से पेश आया था। खैर अब इतने भी प्यार से पेश नहीं आया था। इसकी शिद्दतें याद करते हुए वो हल्का सा कसमसाई थी। जब इसकी कसमसाने पर वो भी जरा सी आंखें खोले उसे देखता, उसे मजीद अपनी बाहों में कैद कर गया था।
ایک لمحے کے لیے ارشم کی سانسیں رکی تھی، کہیں وہ پھر سے جاگ تو نہیں گیا، لیکن نہیں، وہ سو رہا تھا۔ اس نے سکون کی سانس لیتے ہوئے اس کے چہرے کو دیکھا تھا۔ یشب کا چہرہ اس کے چہرے کے بے حد قریب تھا۔ بہت لمبا عرصہ نہیں ہوا تھا، یہ تقریباً 2 ماہ پہلے کا ہی واقعہ تھا، جب اچانک ایک دن ابو نے ذکر چھیڑا کہ یشب کتنا ذمہ دار انسان ہے، کس طرح اپنی ذمہ داریاں نبھا رہا ہے۔ وہ اس کی تعریف کر رہے تھے، جبکہ وہ شاکر اور اس کی باتیں سن رہے تھے۔ جب امی کچن سے اچانک نکلتے ہوئے کہنے لگی کہ یشب ہزار اچھا صحیح، لیکن اس کے خاندان والے اچھے نہیں ہیں، آپ کی بیٹی کے ساتھ کتنا برا سلوک کیا ہے، لیکن ابو نے انہیں کافی سخت نظروں سے گھورا تھا، اور پھر اپنے ہی بیٹی کے بارے میں سننا امی کو کہاں گوارا تھا۔ ابو ان کے خاندان والوں کی تعریف کرتے تھے کہ مامی اچھی عورت ہیں، ان کی بیٹیاں بھی اچھی ہیں، انہوں نے ہر قدم پر رشتے نبھانے کی کوشش کی تھی، لیکن ان کی بیٹی کو ہر قیمت پر الگ گھر چاہیے تھا، جبکہ امی کا کہنا تھا کہ یہ اس کا حق تھا کہ وہ الگ گھر میں رہے، وہ کیوں خدمتیں کرے سارے خاندان والوں کی۔ تو ابو سر جھٹک کر خاموش ہو جاتے تھے۔ ہاں، لیکن یہ ضرور کہتے تھے کہ انہیں اپنی تربیت پر شرمندگی ہے۔ اب ابو ایسا کیوں کہتے تھے یہ وہ سمجھ نہیں پاتی تھی۔ ایک دن اچانک ہی ابو نے کمرے میں آ کر اس سے پوچھا کہ وہ اس کی شادی کرنا چاہتے ہیں، وہ بھی یشب کے ساتھ۔ اسے کوئی اعتراض ہے تو بتائے۔ اسے کوئی اعتراض نہیں تھا، وہ اس کے باپ کی پسند تھا، اور اسے اپنے باپ کی پسند ہر حال میں قبول تھی۔ بس ابو اس کا ماتھا چوم کر کمرے سے نکل گئے تھے۔ انہوں نے اپنی بیگم سے اس بارے میں رافیہ بیگم سے بات کرنے کے لیے کہا تھا، لیکن اپنی ہی بیٹی کا ذکر ان کے بیٹے کے لیے کرنا ان کی بیگم کو مناسب نہیں لگتا تھا۔ بات تو مناسب نہیں تھی، لیکن اس کے ابو کی طبیعت آج کل بہت خراب رہتی تھی۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ بیٹی کو گھر سے رخصت کیے بغیر خود دنیا سے رخصت ہو جائے، اسی لیے انہوں نے بہت افراتفری میں یہ فیصلہ کیا تھا، اور خود ہی یشب سے بات کر لی تھی۔ یشب نے تو ایک لمحے میں اسے ٹھکرا دیا تھا، اور پھر اپنی بہن کی خاطر شادی کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ اس کے جذبات اس دن سے ہی بدلنے لگے تھے۔ اس کی شادی ایک ایسے انسان کے ساتھ ہو رہی تھی جو انکار اس کے منہ پر مار چکا تھا، اور پھر خود ہی شادی کے لیے راضی بھی ہو گیا۔ ان کے گھر جاتے ہی شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی تھیں۔ جب فریال نے اس سے شاندہ نامی لڑکی کے بارے میں بتایا تھا، اس نے فریال کے کہنے کے عین مطابق اپنے ابو سے جا کر کہا تھا وہ فی الحال شادی نہیں کرنا چاہتی، بلکہ پڑھنا چاہتی ہے، لیکن ابو فیصلہ کر چکے تھے، اسی لیے انہوں نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا کہ تمہیں ان معاملات کی سمجھ نہیں ہے تو خاموش رہو۔ اور یہ سچ تھا، اسے ان معاملات کی سمجھ نہیں تھی، اس کے بڑے بہتر جانتے تھے۔ وہ خاموش ہو گئی تھی۔ اس نے فریال کو بھی بتا دیا تھا کہ ہلکی سی ہی صحیح، لیکن اس نے کوشش کی تھی انکار کرنے کی، لیکن اس کے انکار کو کوئی اہمیت نہیں دی گئی، تو وہ کچھ نہیں کر سکی۔ جس پر فریال نے بھی کہہ دیا تھا کہ بھول جاؤ یہ سب کچھ، اپنی زندگی کے بارے میں سوچو، اور اس کے بعد اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی یشب کے بارے میں سوچا تھا۔ نکاح کے بعد وہ پہلی دفعہ اس کے قریب آیا تو اس کی دھڑکنوں میں عجیب طرح کی ہلچل ہوئی تھی۔ اس نے اس کے ماتھے کو چوما تھا۔ وہ اپنی کیفیت سمجھ نہیں پائی تھی، لیکن وہ لمحہ اس کے دل میں جیسے بس سا گیا تھا۔ وہ اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے اس کے لبوں کا لمس اپنے ماتھے پر محسوس کرتی رہی۔ اس وقت تو اس کی پور پر اس کے لبوں کا لمس بکھرا ہوا تھا۔ یہ سب کچھ بہت عجیب تھا۔ وہ اپنے سارے حق پورے حق سے لے چکا تھا، اور اس وقت اس کے چہرے پر سکون ہی سکون تھا۔ اس نے اس کی بہت تعریف کی تھی، اس کے ایک ایک نقش کو لفظوں میں پرویا تھا، لیکن ایک دفعہ بھی اس نے نہیں کہا کہ وہ اس سے محبت کرتا ہے۔ ہاں، کیونکہ محبت تو شاندہ تھی۔ ہاں، شاندہ، یہی تو نام لیا تھا فریال نے اس کے سامنے۔ کون تھی وہ اسے ہرگز اندازہ نہیں تھا، لیکن اتنا پتا تھا کہ وہ اس کے شوہر کی محبت ہے۔ وہ اپنی سوچوں میں پوری طرح سے الجھی ہوئی تھی۔ جب اسے محسوس ہوا کہ یشب ہلکا سا کسمسایا ہے، وہ اگلے ہی لمحے اپنی آنکھیں بند کر گئی تھی۔ جب اسے تھوڑی دیر کے بعد اپنے ماتھے پر گرم سانسوں کے ساتھ لبوں کا ہلکا سا لمس محسوس ہوا، اور وہ اس پر کمبل ٹھیک سے اوڑھتے ہوئے اسے مزید خود میں قید کر چکا تھا۔ اس دفعہ اس کی قید ایسی تھی جیسے کوئی ننھے سے بچے کو ہر سوچ سے، ہر دکھ سے، ہر تکلیف سے دور کرتے ہوئے خود میں چھپا لیتا ہے، جبکہ اس کے برہنہ سینے کے ساتھ لگتے ہوئے اس کے رخسار شرم سے تپنے لگے تھے۔ لیکن اس کے سینے کے ساتھ لگتے ہی وہ آنکھیں بند کر گئی تھی۔ صبح گھر میں اچھا خاصا شور تھا، کیونکہ مہمان کافی زیادہ تھے۔ دراب کے دونوں بچے اپنی دادی کے ساتھ ان کے کمرے میں سو رہے تھے، جبکہ زریاب کی بیٹی کو اس کی ماں نے کسی کے پاس جانے ہی نہیں دیا تھا۔ دراب کے کمرے کو بھی مہمانوں کے کمرے کا روپ دے دیا گیا تھا۔ زریاب کو بھی الگ کمرہ نہیں ملا تھا۔ حالانکہ جب فروا و فاریہ کی شادی ہوئی تھی تب ان لوگوں کو ان کے وہی کمرے دیے گئے تھے جن میں وہ پہلے رہا کرتے تھے، لیکن اس دفعہ ایسا نہیں ہوا تھا۔ یشب کا کہنا تھا کہ وہ لوگ مہمان ہیں اور مہمانوں کے ساتھ ہی رہیں گے۔ اگر گھر کے فرد ہوتے تو شاید انہیں یہی کمرے ملتے۔ صبح صبح ہی
इतना शोर मच चुका था कि सबकी नींद बुरी तरह से खराब हुई थी। यशब के भाइयों से कहीं ज़्यादा तो इसके दूर से आए दोस्तों को अहमियत दी गई थी, जिन्हें ना सिर्फ अलग कमरा मिला था, बल्कि इनके रहने का इंतज़ाम भी काफ़ी शाही किया गया था। दराब और दरियाब दोनों ने एतराज़ उठाया था, लेकिन अम्मी ने इनके एतराज़ को कोई अहमियत नहीं दी थी और कह दिया, शादी वाला घर है, कोई हंगामा नहीं करना। इरम का इरादा तो रात को ही वापस अपने बाप के घर चले जाने का था, या ये कहना बेहतर रहेगा कि वो इन्हें धमकी दे रही थी। लेकिन अम्मी ने कहा, तुम्हारी मर्जी है, तुम जो चाहे वो करो। और इसके बाद वो कहीं गई नहीं थी, बल्कि मेहमानों वाले कमरे में आकर सो गई थी। बाकी सब लोग भी सुबह सुबह से ही जाग गए थे, क्योंकि छोटी छोटी कई रस्मों के बाद वलीमा भी करना था। फारिया और फरवा सबको नाश्ता करवा रही थी। नाश्ता सारा ही तकरीबन बाहर से आया था, वो लोग सर्व कर रही थी। अपनी शादी में यशब अपनी बहनों पर किसी तरह की कोई बोझ नहीं पड़ने दिया था। तकरीबन सारे मेहमान नाश्ता कर चुके थे जब अम्मी बाहर आकर बैठी। फारिया, बेटा जाओ ऊपर से यशब और अरशम को बुलाकर ले आओ, वो दोनों भी नाश्ता कर लें, फिर छोटी छोटी और रस्म करेंगे। अम्मी ने फारिया से कहा था। उनका नाश्ता घर से आएगा, थोड़ी देर पहले ही अम्मी ने मुझे फ़ोन करके बताया है। इरम फ़ौरन से बोली थी। चलो ठीक है, अगर नाश्ता ससुराल से आएगा तो भी जाओ, उसे जगा तो दो, अभी कितनी रस्में बाकी हैं। अम्मी ने इरम की बात पर सिर्फ सर हाँ में हिलाते हुए फारिया से कहा था। मैं उसे जगा लाती हूँ मामी, वो क्या है ना कि फारिया के साथ वो कंफर्टेबल नहीं होगी, मैं ले आती हूँ उसे, वो फारिया को देखते हुए बोली थी। फारिया ने एक नज़र अपनी माँ को देखा था और किचन की तरफ चली गई थी। दरवाजे पर हल्की सी दस्तक पर उसकी आंख खुली थी। उसने मुड़कर दरवाजे की तरफ देखा तो बाहर से उसे इरम की आवाज़ सुनाई दी थी। उसने एक नज़र अपने सीने में छुपी अरशम को देखा था। वो बिल्कुल कोई मासूम सी बच्ची लग रही थी। हाँ, ये अलग बात थी कि वो कल रात उसकी सारी मासूमियत को अपने अंदर जज़्ब कर चुका था। इरम की बात पर कान न धरते हुए उसने अपने मोबाइल की रोशन स्क्रीन देखी थी। उसने फ़ोन उठाया था जो कि साइलेंट पे लगा हुआ था, लेकिन कॉल उसके बॉस की आ रही थी। उसने एक नज़र सामने वॉल क्लॉक की तरफ देखा था, जहाँ सुबह के 10:30 बज रहे थे। अस्सलाम वालेकुम सर, उसने फ़ोन कान से लगाते हुए कहा था। वालेकुम अस्सलाम यशब, शादी बहुत बहुत मुबारक हो। वो दरअसल मैंने तुम्हें ये बताने के लिए फ़ोन किया है कि मैं आज तुम्हारे वलीमा पर शामिल नहीं हो सकूँगा। एक ज़रूरी काम निकल आया है जिसकी वजह से मुझे अभी दूसरे शहर जाना होगा। वो माज़रत कर रहे थे। कोई बात नहीं सर, थैंक यू सो मच, आपने मेरी शादी में शिरकत की, ये भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। इंशाल्लाह कल मंडे से मैं दोबारा से जॉइनिंग दे दूंगा। वो बेहद एहतराम से बात कर रहा था। हाँ बेटा, बस ये एक हफ्ता, उसके बाद तुम्हारे लिए खुद ही छुट्टियां अप्रूव कर दूंगा। बस ये एक हफ्ता या 10 दिन तक बहुत काम है, इसके बाद तुम पूरी तरह से आज़ाद हो। वो जोश से बोल रहे थे, जबकि वो भी हल्का सा मुस्कुरा कर इनका शुक्रिया अदा करने लगा। मजीद 2-3 मिनट बात करके वो फ़ोन रख चुके थे, जबकि इरम भी दरवाज़ा खटखटाकर थक हार चुकी थी। जब अरशम की आंख खुल गई, वो एक नज़र इसे देखती दरवाजे की तरफ मतवज्जो हुई। जब उसने अपने लबों पर उंगली रखकर उसे चुप करवाया था। बाहर आप ही हैं, उसने बताया था, पता है मुझे। रिलैक्स हो जाओ, तुम कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें, वो खुद ही चली जाएंगी। लेकिन कुछ नहीं, उठो फ्रेश हो जाओ। वो इसे इरम को इग्नोर करने का कहते हुए दूसरा हुक्म भी सुना चुका था, लेकिन वो साथ ही इरम को किसी भी तरह का जवाब न देने का भी कह चुका था। वो खामोशी से उसके करीब से उठती सामने वॉशरूम में बंद हो गई थी। तकरीबन वो 15 मिनट शावर लेने के बाद बाहर निकली तो वो पुरसकून सा अपने मोबाइल फ़ोन के साथ लगा हुआ था। उसे देखकर एक भरपूर निगाह उसके निखरे निखरे वजूद पर डालता वो इसे शर्माने पर मजबूर कर गया था, जबकि इरम अभी तक दरवाज़ा खटखटा रही थी। उसने एक नज़र यशब को देखा था और फिर कदम दरवाजे की तरफ बढ़ाए। अरशम दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखती इसे घुमाने ही लगी थी कि इसे यशब की आवाज़ सुनाई दी। मुझे हुक्म अदूली करने वाली औरत कभी पसंद नहीं आई। जब मैंने तुम्हें कहा कि इग्नोर करो तो मतलब साफ है कि तुमने इग्नोर करना है। वो इतनी देर से दस्तक दे रही हैं, वो हमें जगाने के लिए आई हैं। इसे अपनी बहन की इतनी मुशक्कत पसंद नहीं आई थी। वो होती कौन है हमें जगाने के लिए आने वाली? क्या वो इस घर की फर्द है? वो मेरी बहन है। वो इसकी बात काटते हुए बोली, कम मिनमिनाई थी। मैंने आज तक नहीं सुना कि कोई बहन शादी की पहली रात के बाद अपनी बहन को गुड मॉर्निंग विश करने के लिए आती है, लेकिन जेठानी तो आती है। इसने जैसे बहुत समझदारी की बात की थी, लेकिन आवाज़ अब भी मिनमिनाहट से ज़्यादा नहीं थी। यशब ने हैरत से उसे देखा था। हाँ, बिल्कुल आती है, जेठानी आती है, लेकिन बात फिर वही आ जाती है ना कि जब मेरा कोई भाई नहीं तो तुम्हारी जेठानी किधर से आएगी?
दुराब भाई आपके भाई हैं, वो कितने अच्छे हैं, सबसे कितना प्यार करते हैं, आप इनके लिए ऐसा कह रहे हैं। इसे दुख हो रहा था, वो अपने भाई के लिए इस तरह से बोल रहा था, लेकिन वो बहुत कम आवाज भी बोल रही थी। हाँ, क्योंकि वो इन लोगों में से थी जो लड़ाई करते हुए रोते थे। इन्होंने सिर्फ तुम्हारे और शाकिर के भाई बनने की जिम्मेदारी निभाई है, वो हमारे भाई कभी बने ही नहीं। तुम बैठो, मैं फ्रेश होकर आता हूँ, फिर नाश्ता करने चलते हैं। लगता है कुछ खाए बगैर तुम्हारी आवाज नहीं निकलेगी। इतनी कम आवाज में लड़ाकू इतनी कम आवाज में लड़ोगी मेरे साथ तो लड़ाई क्या ही करूंगा तुमसे, तुम पर और प्यार आएगा। वो मुस्कुराते हुए उसका चेहरा अपने हाथों में भरता उसके लबों पर झुक गया था। अंदाज में कल रात वाली शिद्दत थी, दीवानगी थी। उसके लबों को अपने लबों में उलझाता सुबह सुबह अपनी और इसकी धड़कनों को एक कर गया था। ये दरवाजा खुलना नहीं चाहिए, उसने वॉशरूम में जाते हुए उसे हुक्म सुनाया था। उसने कोई जवाब नहीं दिया तो वह आराम से जाकर बेड पर बैठ गई। इरम कितनी ही देर दरवाजा खटखटाती रही और फिर थक हार कर चली गई। इसने पिंक कलर की खूबसूरत सी फ्रॉक पहनी थी जो घुटनों से थोड़ा सा नीचे थी। उसके साथ लंबा दुपट्टा था जो उसने अपने सर पर सेट किया था। थोड़ी ही देर में यशब सादा से ब्लैक शलवार कमीज में बाहर निकला था जब दरवाजे पर फिर से दस्तक होना शुरू हुई। इस दफा उसे साथ ही फारिया की आवाज सुनाई दी थी। जब यशब ने आगे बढ़ते हुए दरवाजा पूरा खोल दिया था। तुम लोग जाग रहे हो, तैयार भी हो चुकी हो, तो इरम कब से दरवाजा खटखटा आ रही थी। इसे जवाब क्यों नहीं दे रहे थे, फारिया ने परेशानी से पूछा था। मूड नहीं हो रहा था आप ही किसी अरे घेरे को जवाब देने का, वो मुस्कुराकर कहता, अपना वॉलेट मोबाइल जेब में रखते हुए इसे नीचे चलने का इशारा करने लगा था। इसे गुस्सा सा आने लगा था यशब पर, अपनी बहन को कैसे जवाब दे दिया था। इसकी बहन को जवाब देने का मूड नहीं हो रहा था। यही हकीकत थी, ये लोग खुद ही इरम के साथ फर्क करते थे। न जाने कितना जुल्म हुआ था इसकी बहन पर इस घर में। अच्छा ही था कि वक्त रहते हुए इस घर से निकल गई थी। वो इसका नाजुक सा हाथ थामे उसे नीचे लेकर आया था जब इरम ने उठते हुए इससे मिलना चाहा था, लेकिन इरम की तरफ जाने की बजाय वो उसका हाथ थामे उसे अम्मी के पास ले आया था। इरम तो अपना सा मुंह लेकर रह गई थी। यशब की यह हरकत अरशम ने भी शिद्दत से महसूस की थी, जबकि इरम के दिमाग में यह बात भी चल रही थी कि वो कब से दरवाजा खटखटा रही है। अगर वो लोग अंदर जाग रहे थे तो इन्होंने उसे जवाब क्यों नहीं दिया था। कब से जागे हुए थे तुम लोग इधर। इरम 3 दफा तुम लोगों को जगाने गई है, अम्मी ने इसे देखते हुए कहा था। काफी देर हो गई थी अम्मी, वो मुस्कुराकर इनसे गले मिलने लगा था, जबकि अम्मी ने अरशम के माथे पर प्यार करते हुए उसे यशब के पास ही बैठा बैठा दिया था। मुझे लगा कोई घर का इंसान जगाने के लिए आएगा तो ही जागेंगे, आपने पहली बार में ही आप ही को क्यों नहीं भेजा। वो इन्हें देखते हुए सवाल करने लगा था। मैंने फारिया को ही भेजना था, लेकिन इरम ने कहा कि अरशम कंफर्टेबल नहीं होगी, इसलिए फिर इरम को भेज दिया। अम्मी ने उसके अचानक पूछने पर सच सच बता दिया था। मेरी बीवी मेरे साथ कंफर्टेबल है, आइंदा मेरे कमरे में कोई बाहर वाला नहीं आना चाहिए। इसने माँ को देखते हुए इरम को सुनाया था। मैं कोई बाहर वाली नहीं हूँ यशब, इस घर की बहू हूँ। अगर आप लोग मुझे इस घर की बहू नहीं मानते तो भी अर्शा मेरी सगी बहन है। मुझे अपनी बहन से मिलने के लिए किसी की इजाजत की जरूरत बात को बढ़ाने की जरूरत नहीं है। मिसेस दुराब अहमद, आप इस घर की बड़ी बहू हैं, नहीं थी बहू है नहीं थी जब आपके शोहर ने जायदाद में बंटवारा नहीं करवाया था तब, और जब तक मेरी बीवी का सवाल है तो अब आपको इजाजत की जरूरत है। वो इसकी तरफ देखे बगैर बोला था। तुम कहना क्या चाहते हो यशब, जायदाद का बंटवारा हो गया, इसका ये मतलब नहीं है कि हमारा इस घर पर कोई हक नहीं रहा। दुराब कमरे से निकलते हुए काफी सख्ती से बोला था। घर में मेहमान थे जिनका लिहाज करना भी काफी जरूरी था। नहीं दुराब भाई, आपका इस घर पर कोई हक नहीं है। अब्बा की सारी जायदाद को 3 हिस्सों में तकसीम करते हुए ये घर आप लोगों ने मेरे हवाले किया था। इस घर में आप लोगों का कुछ नहीं है, अगर किसी का है तो मेरी माँ और मेरी बहनों का है, और इस घर की एक और हकदार अब मेरी बीवी है। आपकी बीवी या आपके बच्चे इस घर पर किसी तरह का कोई हक दावा नहीं रखते, तो ये बात तो आप भूल ही जाएंगे कि मैं यहाँ पर आपको कोई हक जताने दूंगा। वो बोलने पर आया तो फिर रुका नहीं था। इसे तो कल से ही दुराब पर बेतहाशा गुस्सा आ रहा था, जो सिर्फ दिखावे के लिए रिश्ते निभा रहा था। ओह अच्छा, तो मतलब कि हमारा इस घर पर कोई हक नहीं है, तो हमें यहाँ रहना भी नहीं चाहिए। वो काफी सख्ती से बोला था। आप मेहमान हैं, मैं आपको जाने के लिए हरगिज नहीं कहूंगा। हाँ, लेकिन मेहमान हक जताते अच्छे नहीं लगते। वो बिला शुबा गुस्से से वहां से वॉक आउट कर गया था, और उसकी बीवी भी इसके पीछे चली गई थी। फरियाल चाय बना दो। वो फरियाल की तरफ मतवज्जो हो गया था, जो अपने हाथ को लिए फूंके मार रही थी। थोड़ी देर पहले ही उसका हाथ
چائے کا گرم پانی گرنے کی وجہ سے جل گیا تھا۔ فریال کا ہاتھ جل گیا ہے، میں بنا دیتی ہوں تمہارے لیے چائے۔ فروا اٹھی تھی کہ اس کا بیٹا اچانک ہی رونے لگا تھا۔ اور شہزادے کیا ہوا، کیوں رو رہا ہے؟ اپی یار تم مت جاؤ، یہاں ہی بیٹھو، تمہارا بیٹا رو رو کر پورا گھر سر پر اٹھا لے گا۔ ویسے بھی تمہارے ہاتھ کا شربت مجھے پسند بھی نہیں ہے، شکنجی گھول کر لے آؤ گی۔ اس نے فروا کو واپس بلایا تھا۔ واہ واہ، دولہے صاحب کے تو نخرے بڑھ گئے ہیں۔ واہ واہ، دولہے صاحب کے تو نخرے بڑھ گئے ہیں، ابھی دلہن آ کر پہلو میں بیٹھی نہیں، ہماری چائے سکنجی لگنے لگی ہے۔ کفاریہ اس کو دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ ہاں تو میں لے آیا ہوں اپنی بیوی کو، کم از کم چائے تو اچھی ملا کرے گی نا۔ وہ پرسکون سے انداز میں اپنا موڈ فریش کرنے لگا تھا۔ میں بنا دیتی ہوں تجھے چائے، امی نے اٹھتے ہوئے کہا تھا۔ ارے امی رہنے دیجیے، اب رات کی تھکی ہوئی ہیں، میں بنا دیتی ہوں، فاریہ نے آفر کی تھی۔ یہ چل کیا رہا ہے، ایک کپ چائے بنانے کے لیے مجھے اتنی عورتوں کی منتیں کرنی پڑ رہی ہیں۔ رہنے تو کوئی مت بناؤ، میری بیوی بنا دے گی مجھے چائے، اس نے اچانک کہا تو سب کے چہروں کی شوخی کہیں ماند پڑ گئی تھی۔ ہاں ایک دن کی دلہن سے ہم تمہارے لیے چائے بنوائیں گے نا۔ امی کو اس کی بات پسند نہیں آئی تھی۔ امی میں چائے بنانے کے لیے کہہ رہا ہوں، کون سا کوئی جنگ پر بھیج رہا ہوں اسے؟ جاؤ ارشم یار میرے لیے چائے بناؤ، یہ عورتیں اب مجھ پر احسان جتانے لگی ہیں۔ اس نے ان چاروں پر انگلیاں ڈالتے ہوئے اپنے پہلو میں بیٹھی ارشم سے کہا تھا۔ دماغ خراب ہو گیا ہے، ایک دن کی دلہن ہے، ابھی مہندی کا رنگ بھی پھیکا نہیں پڑا اور تم اسے کچن میں بھیج رہے ہو۔ میں بنا کے لاتی ہوں چائے، فاریہ بولی تھی۔ نہیں چاہیے مجھے، اب تو مجھے میری بیوی کے ہاتھ کی ہی چائے پینی ہے۔ اور اسے روکتے ہوئے بولا، تیرا دماغ کام کر رہا ہے یا نہیں؟ گھر میں مہمان ہے اور تو اس طرح الٹی سیدھی باتیں کر رہا ہے۔ امی نے اسے ڈانٹنا چاہا۔ کچن وہاں ہے۔ وہ ان کی بات کا اثر لیے بغیر ارشم کو دیکھتے ہوئے کچن کی طرف اشارہ کرنے لگا تھا۔ ارشم بیٹا کوئی ضرورت نہیں ہے، فاریہ بنا لے گی۔ امی نے اسے اٹھتے دیکھ پریشانی سے کہا تھا۔ نہیں مامی میں بنا لوں گی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ویسے بھی تو آگے جا کر یہ چھوٹے موٹے کام میں نے ہی کرنے ہیں۔ وہ ہلکی سی آواز میں منمنائی تھی۔ چھوٹے موٹے کیا، بڑے کام بھی تم نے ہی کرنے ہیں، یہ گھر تمہارا ہے، اس گھر کی ذمہ داری تمہاری، سب کچھ تم نے ہی کرنا ہے، اور ایک آدھ سال میں فریال بھی چلی جائے گی، بڑی ذمہ داریاں پڑنے والی ہیں تم پر۔ وہ ریلیکس انداز میں وہی چارپائی پر لیٹے ہوئے کہنے لگا، جبکہ وہ کچن کی طرف جانے لگی تھی۔ امی تو اب تک اسے غصے سے گور رہی تھی، انہیں اس کی یہ حرکت بہت ناگوار گزری تھی۔ وہ جانتا تھا گھر میں ارم بھی موجود ہے، کوئی بھی ہنگامہ لگا سکتی تھی، کوئی بھی تماشا کر سکتی تھی، سب کچھ خیریت سے ہو گیا تھا، لیکن مجال تھی کہ وہ کسی طرح کا پنگا کیے بغیر سکون سے بیٹھ جائے۔ ابھی ارم اور دھراب اگر کمرے سے باہر نکل آتے تو بات کہاں سے کہاں پہنچ سکتی تھی، لیکن اسے تو پرواہ ہی نہیں تھی۔ صبح صبح اسے اپنی بیوی کے ہاتھ کی چائے پینی تھی اور بس۔ نہیں جی، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، کل پھر اسی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ میں آؤں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔